हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वीआईपीएम एकेडमी। हाई कोर्ट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी सीरीज का एक हिस्सा है। आप लोगों को हम लोग मॉडल पेपर्स अवेल करवाएं। तो हम लोगों का जो फर्स्ट मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स। इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें आपके हिंदी के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, उनका सोल्यूशन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस उनका सोल्यूशन और जीके के 25 क्वेश्चंस उनका सोल्यूशन। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। मैं अभी आपको इंग्लिश वाले पेपर का सोल्यूशन करवा देती हूँ, उसके बाद में आपको जो है जीके और हिंदी का सोल्यूशन भी इसी वीडियो में लास्ट में मिल जाएगा। जो आपका कल्चर वाला पार्ट है उसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो भी इसमें है। हिंदी में जो चेंजिंग पैटर्न अभी आरएसएस भी ले रहा है उस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाई कोर्ट के अंदर जो आपका पेपर आएगा इंग्लिश का उसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके। और पहला मॉडल पेपर है ये। तो पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें लिख रखा है कि कैन यू फिल इन द ब्लैंक मी सम मनी। क्योंकि आप लोगों के हाई कोर्ट ग्रेड 4th के अंदर जो सिलेबस पुराना वाला दिया हुआ है उसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है मॉडल। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम सिलेबस बदलेगा तो फिर टेस्ट सीरीज का क्या, बुक का क्या। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर सिलेबस चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपडेट किए जाएंगे, तो वो कोई इशू आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और जो टॉपिक बच जाएंगे वो भी हम कवर करवाएंगे। सर, कैन यू फिल इन द ब्लैंक मी सम मनी। मॉडल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बोला था कि मॉडल के बाद मर जाना, मिट जाना, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। तो मॉडल के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो मुझे तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स मी सम मनी। क्या आप मुझे कुछ मनी दे सकते हैं? सर, लैंड 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 होता है। लीज मतलब तो पट्टे पर देना होता है। लीव मतलब छोड़ना या त्यागना। आप मनी को, आपको तो चाहिए होगा ना, छोड़ना या त्यागना तो है नहीं। कैन यू लैंड मी सम मनी। क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हैं? उसी की सेकंड थर्ड फॉर्म ये होती है। तो हमें तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी और एप्रोप्रिएट वर्ड चाहिए था। आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ही इज नॉट फिल इन द ब्लैंक ऑनरेबल मैन। हाई कोर्ट के सिलेबस में आप लोगों के आर्टिकल्स भी लग रखे हैं जो मैंने पढ़ा दिए हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है, मैंने आपको कंप्लीट सीरीज पूरा पढ़ाया है इसी चैनल पे। हाई कोर्ट के लिए इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पूरा पढ़ा रही हूँ, उसमें क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ। हिंदी के लिए भी आपके लिए फ्री क्लासेस चल रही है हाई कोर्ट ग्रेड 4th की, प्लस एप्लीकेशन पे भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये सारी फैसिलिटीज है। और ये टेस्ट पेपर्स भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मान लीजिए आप में से कोई ये टेस्ट पेपर्स लेना चाहता है तो ये टेस्ट सीरीज आपको वीआईपीएम अकेडमी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। 15 पेपर्स हैं और अभी इस टेस्ट सीरीज पे 50% का ऑफ भी है। टोटल 15 पेपर है और इस पे 50% का ऑफ भी है। आप चेक कर सकते हो, जहां पर यही पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे। आपको सॉल्यूशंस भी मिलेगा और जल्दी ही आपको हमारी इस टेस्ट सीरीज की बुकलेट भी मार्केट में देखने को मिलेगी। चलिए सर, ही इज नॉट ऑनरेबल मैन। हमेशा आर्टिकल की पहचान साउंड से होती है। सर, हम हॉनरेबल नहीं बोलते हैं, इट्स ऑनरेबल। क्या? ऑनरेबल। आर्टिकल की पहचान अगर साउंड से होती है तो ये साउंड जो है वो डेफिनेटली हमारा कैसा साउंड है? वॉवल साउंड। आपको पढ़ाया भी है। और वॉवल साउंड होते हैं आपके ए आई ई ओ यू। लेकिन बच्चे ये रट लेते हैं, बच्चे ये रट लेते हैं कि ये हम लोगों का जो है मेनली एच से शुरू हो रहा है तो ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। सर, ये साउंड हमें चाहिए ए ई आई ओ यू का। तो ऑनरेबल ओ का साउंड है तो डेफिनेटली यहाँ एन आएगा। अब एक बच्चा कह रहा है चलो माना ए तो नहीं आएगा, आर्टिकल द क्यों नहीं आया मैम? द क्यों नहीं आया है? आर्टिकल द या दी का मतलब होता है स्पेसिफिक या डेफिनेट केस को दिखाना कि वही एक ऑनरेबल है। जब भी आपको किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करना है आप आर्टिकल ए एन लगाते हैं, जनरल केस में ए एन लगाते हैं। जब उस नाउन का पहले जिक्र हो चुका है या डेफिनेट है तभी आर्टिकल द लगता है। हम ये थोड़ी बोलेंगे वही ऑनरेबल है, भाई वही नहीं है और भी है। नेक्स्ट देखिए, अगला है सर थर्ड नंबर। दे गेव हर अ क्लॉक चेंज इनटू पैसिव। पैसिव का मतलब तो हम सिर्फ और सिर्फ BT3 जानते हैं। और BT3 का मतलब होता है कि जो भी टेंस है उसके अंदर बी वर्ब लगा के T3 लगा दो। सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये नहीं आएगा। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये नहीं आएगा।
कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, तो कंटिन्यूअस है नहीं तो बीइंग भी नहीं आएगा, आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये अगर इनमें आपको थोड़ी भी दिक्कत है तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप 15 डेज क्रैश कोर्स, कौन सा कोर्स सर, 15 डेज क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं, और 15 डेज क्रैश कोर्स से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, और उसमें ये सारे क्वेश्चंस आप सही करने लगोगे। अगला है सर, ही सेड आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पर नरेशन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, सर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर जाने पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो किस चीज का ध्यान रखना है कि सर टेंस चेंज होगा और पास्ट में जाएगा। सर यहाँ पास्ट में नहीं जा रहा, यहाँ पास्ट में नहीं जा रहा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अब यहाँ सेड है तो आपने सेज क्यों किया, उल्टा क्यों जा रहे हो, आंसर कौन सा होगा सर, बी आंसर हो जाएगा आप लोगों का। देख लेंगे फटाफट से, ही सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट, आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ही स्टार्टेड एट नाइट ही फिल इन द ब्लैंक बी हियर बाय 4। क्योंकि मॉडल सिलेबस में है तो एक और आपका मॉडल का क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। सर आप जानते हैं कि मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बहुत इजी सी बात है, लेकिन मस्ट के साथ में तो टू आता ही नहीं है। क्या मस्ट के साथ टू आता है? नहीं, हैव टू होता है, हैड टू होता है, यूज टू होता है, लेकिन मस्ट टू नहीं होता है। ये तो गलत हो गया। चलिए सर, अब देखो नीड टू, एक बच्चा कह रहा है मैम नीड तो कर सकता हूं नीड टू। सर अगर ये मॉडल के अंदर होता तो हम नीड नॉट का यूज करते या इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बनाते। नीड अगर मेन वर्ब बनता है तो टू आगे ले सकता है, लेकिन ही के साथ में मेन वर्ब तो आएगा नहीं, क्योंकि ही के साथ नीड्स होना चाहिए था, और मॉडल वर्ब है तो आगे नॉट आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए, अब क्या बचा सर, दो आंसर बचे। वो कह रहे हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो वैसे तो मे की फैमिली आती है, लेकिन यहाँ पे ये कहना चाह रहा है इफ ही स्टार्टेड एट 9, अगर उसने 9 पर चलना शुरू किया है तो ही शुड बी हियर बाय 4, तो उसको 4 बजे तक यहाँ तक आ जाना चाहिए था। तो पॉसिबिलिटी प्लस एक ऐसा कि ऐसा हो जाना चाहिए, इस सेंस के अंदर हम यहाँ पर जो है ए लगाएंगे। सर उसको वो आया करता था, ऐसा तो है नहीं कि यूज टू, ये तो हैबिट को दिखाता है, तो ये नहीं होगा, ए आंसर होगा। इसीलिए बोलती हूँ ऑप्शन से डील करो। अगला क्वेश्चन सर सिनोनिम एंटोनिम का है, सिमिलर इन मीनिंग, यानी जिनके मीनिंग सेम है उनसे मैच करना है। सर अमेंड का मतलब होता है आप उसमें कुछ संशोधन कर रहे हैं, जैसे अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो अमेंड का मतलब मॉडिफाई हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। रीवैम्प का मतलब होता है फिर से उसका जीर्णोद्धार करना, फिर से उसको बिल्ड करना, तो सर ये रीबिल्ड हो सकता है। इनहैंस मतलब बढ़ाना, ब्यूटी को इनहैंस करते हैं ना, यानी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करना। और इसके बाद डिमिनिश का मतलब होता है, डी मतलब डाउन से डिनोट करते हुए, सर डिमिनिश क्षीण होना, धीमा होना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो डी का आंसर थर्ड होगा, और डी का आंसर थर्ड जो है 3 में है। सी का आंसर सेकंड होगा, सी का आंसर सेकंड और डी का आंसर थर्ड, ए का फोर्थ हो गया और बी का फर्स्ट हो गया। इसी के साथ में आंसर हमारा डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57, जो कह रहा है ऑपोजिट ऑफ ससेप्टेबल। सर ये बेसिकली उसके लिए यूज किया जाता है जो वल्नरेबल है। कैसा है? वल्नरेबल, वल्नरेबल स्थिति में है, उसके लिए यूज किया जाता है ससेप्टेबल, यानी जो आसानी से किसी चीज के चपेट में आ जाएगा, यानी जो डैमेज होने का जिसको खतरा है वो होता है आपका वल्नरेबल, जिसके अंदर बल नहीं है, शक्ति नहीं है, आसानी से भेदा जा सकता है, आसानी से चपेट में आ जाएगा, वो होता है। सर हमें एंटोनिम चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो आसानी से चपेट में नहीं आए। सर हम लोगों ने कोविड में इम्यूनिटी वर्ड सुना था, इम्यून का मतलब होता है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो आसानी से कोविड की चपेट में नहीं आएगा, और जो ससेप्टेबल है या फिर वल्नरेबल स्थिति में वो आसानी से चपेट में आ जाएगा। तो ऑपोजिट है, आंसर डी ऑप्शन होगा। इनक्रेडिबल तो आप लोग सुनते ही हैं, हम लोग जानते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया होता है जिसपे विश्वास ना कर सके ऐसा, जिसको आप लोग अतुलनीय भारत भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर अनप्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, और प्रिडिक्टेबल जिसकी भविष्यवाणी कर सके, आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है सर बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, एक ऐसी चीज जो सर्वाइवल के लिए, आपके अस्तित्व के सर्वाइवल के लिए सर जो जरूरी है, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? सर सस्टेनेंस नहीं, सबसिस्टेंस जो होता है वो एकदम सही है सर, इसका मतलब ही होता है जीवन निर्वाह भत्ता। आप जब ग्लॉसरी पढ़ते हैं तब भी ये आता है, सबसिस्टेंस का मतलब ही होता है बेसिकली आपका जो एक सर्वाइवल के लिए जितने की आवश्यकता है वो आपका कहलाता है सबसिस्टेंस। नेक्स्ट है सस्टेनेबल, तो होता है सतत,
जो आप लोगों ने SDG गोल्स वगैरह भी पढ़े होंगे, है ना, उनके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, यानी अपकमिंग जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी कुछ चीजें कंज्यूम के लिए बचे। ठीक है, नेक्स्ट है सर आपका सप्लीमेंट, ये तो पूरक के लिए भी यूज किया जाता है और जैसे फूड सप्लीमेंट्स भी होते हैं कुछ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है मस्कुलिन जेंडर ऑफ मिस्ट्रेस। देखो जो जेंडर होते हैं वो मैंने आपको कई तरीके के पढ़ाए हैं। मैंने आप लोगों को जो है मस्कुलिन जेंडर पढ़ाया है, फेमिनिन जेंडर पढ़ाया है, न्यूटर जेंडर पढ़ाया है, कॉमन जेंडर पढ़ाया है। ठीक है क्या, तो सर मस्कुलिन जेंडर जो होता है मेल्स के लिए यूज किया जाता है, फेमिनिन फीमेल्स के लिए। मिस्ट्रेस फेमिनिन जेंडर है और इसका जो मस्कुलिन जेंडर होता है वो मास्टर होता है। कौन होता है सर, मास्टर होता है। अगला देखेंगे सर शी एक्ट्स एज इफ, वो ऐसे एक्ट करती है मानो वो मैनेजर हो। सर इमेजिनरी यानी टेंस का क्वेश्चन है, वो ऐसे एक्ट करती है मानो क्या हो, वो जो है मैनेजर हो, है नहीं, ये एज इफ यहाँ पे कंडीशन के फॉर्म में दिखा रहा है, मानो मेरी क्या हो, मैनेजर हो। मैनेजर है क्या, नहीं। और इमेजिनरी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में वर आता है। कहां पर सर, इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ में वर आता है। कौन से सेंटेंसेस में, इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर। सर चाहे शी हो, चाहे आई हो, चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, नाउन हो, इमेजिनरी स्ट्रक्चर के अंदर उसके साथ में वर आता है। तो आंसर सी ऑप्शन होगा। इसी के साथ में इंग्लिश के तो मैंने सोल्यूशन करवा दिया है, अब वीडियो में आगे देखते रहो, हिंदी का भी देखो आप लोग और जीके वाला पार्ट भी देखो। और जिन भी बच्चों को टेस्ट सीरीज चाहिए वो ले सकते हैं VIPM अकेडमी एप्लीकेशन से। 15 पेपर्स हैं टोटल, इसी तरीके से होंगे, उनके सोल्यूशंस भी करवाएंगे और 50% ऑफ भी है। आप लोगों के जो है कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख देती हूँ इन केस आपको कोई जानकारी चाहिए, 8955232362। और जो यूट्यूब पे आपकी फ्री क्लासेस चल रही है उनका हिस्सा जरूर बनिए आप लोग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय, थैंक यू। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना प्रेम शर्मा VIPM के इस डिजिटल मंच पर एक बार पुनः स्वागत, सत्कार, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हाई कोर्ट 4th ग्रेड पेपर आने वाला है उस हूबहू पैटर्न पर हम कुछ प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें पहला पेपर आपका हिंदी का जो हूबहू जिस प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा, किस प्रकार के प्रश्न उसमें होंगे, कैसी जटिलता का स्तर होगा, क्या कठिनाइयां आएंगी, उन सब पर चर्चा करेंगे। बिंदुवार उन्हें सम्मिलित किया गया है। तो इस पेपर को आप देखिए और चेक करिए अपने आप को कि आप कितने पानी में हो और कितनी कमियां और शेष बाकी हैं, उन सब पर काम करेंगे। आज के इस पेपर के साथ हम शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और दोस्तों देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। मीठा, मधुर, चतुर और चातुर्य, निम्न में से कौन सा क्या है संज्ञा शब्द। बात किसकी कर रहा है, वो संज्ञा शब्द की। और संज्ञा शब्द में प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे, संज्ञा में ये संज्ञा जो पूछी गई है वो भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा 3 प्रकार की होती है जैसा कि आप जानते हो, ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहां भाववाचक संज्ञा से प्रश्न पूछा गया है और भाववाचक संज्ञा में प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, यह विशेषण से क्रैश करती है। जब विशेषण और भाववाचक संज्ञा दोनों साथ में होती है तो आपको किसी वस्तु या व्यक्ति के सामने उन शब्दों को लगाना चाहिए, फिर आप पहचान पाएंगे कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है और विशेषण कौन सा है। तो मीठा आम, मधुर वाणी, चतुर व्यक्ति, चातुर्य व्यक्ति, चातुर्य आदमी नहीं होगा। उत्तर विकल्प क्या होगा आपका, चातुर्य। तो ये तीनों क्या है, विशेषण के रूप में है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि विशेषण उन्हें कहते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हो, उन्हें विशेषण कहते हैं। यहां क्या पूछा गया है, यहां संज्ञा पूछी गई है तो भाववाचक संज्ञा का एक रूप होता है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनती है, भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनती है, भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनती है, भाववाचक संज्ञा आपके अव्यय से बनती है, कई से बनती है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर स्पष्ट रखना है आपको कि किसी वस्तु या व्यक्ति के सामने उन शब्दों को लगाएंगे और फिर देखेंगे कि है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट से, निम्नलिखित में कलमों में से किस विकल्प के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति कौन है, राम, रामचरितमानस, गंगा, ये व्यक्ति विशेष हैं। कृष्ण, कृष्ण व्यक्ति विशेष है। कामायनी व्यक्ति विशेष, लेकिन मिठास नहीं है। लखनऊ आम, बुढ़ापा, तो लखनऊ तो है आम, आमों की जाति है। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी भाववाचक है तो ये भी नहीं है। और ममता है, ममता नहीं। वकील,
पुस्तक, ये भी क्या है, जाति है, लेकिन ममता नहीं है। तो आपका उत्तर क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्ति विशेष है, जहां किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान की बात हो, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन विशेष होना चाहिए। ये सब विशेष हैं। राम एक ही नाम है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसमें से राम एक व्यक्ति है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत रचित रामचरितमानस उनका एक महाकाव्य है, और गंगा एक पवित्र नदी है, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी जिसे आप कहते हो, वो गंगा है। तो ये व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो उत्तर विकल्प क्या आएगा आपका, पहला उत्तर विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट से देखना है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के साथ। देखिए आप कहां तक जा रहे हैं, कहां सही कर रहे हैं, कहां त्रुटि कर रहे हैं, उसको देखना है बस। मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? भाई मनुष्य है, देवता है, देवियां हैं और आदमी है। इनमें कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। समूह का बोध तो कराते हैं, लेकिन संज्ञाएं तीन प्रकार की होंगी, ध्यान रखना दोस्तों। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अन्य द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं, दोनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित हो जाती हैं। इसलिए संस्कृत के अनुसार संज्ञा के तीन भेद किए गए हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में संज्ञा के भेद पूछे जाएंगे तो आप तीन करेंगे, व्यक्ति, जाति और भाव। समूहवाचक, द्रव्यवाचक दो संज्ञाएं और होती हैं। इस प्रकार से विद्वान उनके 5 भेद करते हैं, लेकिन आपको करनी है कितनी? 3। और उत्तर आएगा इसका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी पूरी जाति का बोध कराते हैं। आदमियों की जाति, देवियों की जाति, देवताओं की जाति और मनुष्यों की जाति है। तो जहां पूरी जाति का बोध कराया जाए वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। दोस्तों हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? भाई हम कहां गए? ताजमहल देखने। ताजमहल देखने जाएंगे तो कहां जाएंगे? आगरा जाएंगे, और आगरा में ही एकमात्र ताजमहल है। लेकिन यहां क्या पूछा गया है? निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक कौन सा सर्वनाम है हम में? इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक? तो प्रिय विद्यार्थियों, पुरुषवाचक में मैं, हम, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, ये सभी किसमें आते हैं? उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष तू, तुम, आप इत्यादि किसमें आते हैं? मध्यम पुरुष में। और वे, ये, यह, वह, उसका, इसका, उसकी, उसके, ये आते हैं किसमें? अन्य पुरुष में। तो यहां क्या है? मैं, हम, हमारा, हमारी, हमारे, ये सभी किसमें आते हैं? पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है प्रिय विद्यार्थियों, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में उत्तम पुरुष, दूसरे में मध्यम पुरुष और चौथे में अन्य पुरुष, तीसरे में अन्य पुरुष। तो आप उत्तर क्या करेंगे इसमें? पुरुषवाचक निश्चित रूप से। अगला देखिए फटाफट से, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? ज्ञात कीजिए। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। जीवेश कौन बात कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं मतलब उत्तम पुरुष। किससे कर रहा हूं? आपसे। आप क्या हो? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष से मैं कह रहा हूं किसकी? जीवेश की। जीवेश कौन है? अन्य पुरुष। उत्तम, अन्य, मध्यम, अन्य पुरुष। उत्तर सीधा सा है। पुरुषवाचक में भी 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो ये जीवेश क्या है? एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। हम किसी अन्य की बात कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं, उत्तम पुरुष कर रहा है, मध्यम पुरुष से कर रहा है, तो निश्चित रूप से क्या आएगा? अन्य पुरुष। उत्तर विकल्प सही है आपका। मैंने समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही, इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? प्रिय विद्यार्थियों, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम यानी सबका नाम। और सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक,
प्रश्नवाचक और निजवाचक। इस प्रकार से 6 सर्वनाम हैं और 6 सर्वनाम में से ये खुद ही पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है, लेकिन मैं हमारा उत्तम है या खुद ही की बात कर रहा है। निश्चयवाचक, निजवाचक या संकेतवाचक, इसमें आएगा आपका निज, यानी खुद के लिए आता है, अपना के लिए आता है, स्वयं के लिए आता है, उसमें निजवाचक का प्रयोग होगा। अपना अपना, अपनी अपनी, अपने अपने, अपने आप, खुद, स्वयं, ये सभी निजवाचक में आते हैं। निज यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए, तो खुद ही आ गया, किस में आएगा? निजवाचक में। प्रिय विद्यार्थियों, अगला देखिए फटाफट से, लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है? भाई लूटना तो क्रिया है, लुटाना, लुटेरा, क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। लुटेरा, लूटना, लुटेरा, लुटना, ये तो देखो क्रिया बन गई, लुटना या लुटाना, ना जुड़ गया ना, और लुटेरा क्या बन गया? विशेषण बन गया। लुटेरा व्यक्ति, लुटेरा लूटने वाला क्या है? लुटेरा बन जाएगा। बिल्कुल सही है आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में किसका प्रयोग हुआ है? विशेषण का। और हमें क्या पहचानना है? विशेषण। लड़का भजन गा रहा है, मैंने उसको बुलाया, वह सुंदर लड़का आया और उसने भजन नहीं सुनाया, तो भजन नहीं सुनाया कोई विशेषण नहीं है। वह सुंदर लड़का, मैंने उसको बुलाया, उसको बुलाया कोई विशेषण नहीं है, मैंने उसको, दोनों सर्वनाम है। लड़का संज्ञा है, भजन, भजन गा रहा है, कोई विशेषण नहीं है। तो उत्तर विकल्प क्या है आपका? सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, खूबसूरत चांद, खूबसूरत गमला, सुंदर पुष्प, सुंदर इमारत, ये सब क्या है? विशेषण है। तो सुंदर के लिए आप आएगा यहां सुंदर लड़का, आपका उत्तर विकल्प सी इसमें सही ठहरेगा। आइए साहब अगला देखिए, फटाफट से देखिए, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है? संज्ञा है, धार्मिक। रेखांकित किसको किया है? धार्मिक। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, यानी कि ये विशेषण की भी विशेषता बताने वाला तो बहुत है। देखिए प्रिय विद्यार्थी, ये तो क्या है? प्रविशेषण। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बतलाते हों या बतलाने का कार्य करते हों, वह अति सुंदर लड़की है। अति लग गया तो अति प्रविशेषण है, सुंदर विशेषण है। तो धार्मिक व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या है? धार्मिक होना। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, सर्वनाम, संज्ञा की विशेषता बतलाएं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण शब्दों की भी विशेषता बतलाएं, इस व्यक्ति की विशेषता किससे है? धार्मिक से। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उत्तर विकल्प क्या है? धार्मिक आपका विशेषण है। और बहुत इसमें प्रविशेषण है। प्र यानी विशेषण से भी पूर्व प्रयुक्त होगा, और पूर्व प्रयुक्त होगा तो विशेषण की भी विशेषता बतलाएगा। अगला देखिए फटाफट से, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के साथ खेलना है, बहुत जल्दी जल्दी बताना है आपको। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में शब्द कौन सा है? क्रिया शब्द कौन सा है? सोहन गांव देख रहा है या मकान? बिल्कुल सही है। इसमें तो सोहन एक संज्ञा है, गांव एक संज्ञा है, मकान एक संज्ञा है। गांव जातिवाचक संज्ञा, सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, मकान भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो आप देख रहा है एक क्रिया है, देखना, उठना, बैठना, चलना, रोना, धोना, सोना, खाना, पीना, उठना, टहलना, आराम कर, सब क्या है भाई? क्रिया है। अगला देखिए फटाफट से, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम बोधक। नाम बोधक तो होता ही नहीं है भाई, नाम धातु होती है, नाम बोधक होता है। बोधक तो कोई क्रिया ही नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जहां दो कर्ता होते हैं, एक कर्ता स्वयं कोई कार्य ना करके दूसरे कर्ता से करवाता हो या करने की प्रेरणा देता हो, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मोहन ने नाई से बाल कटवाए, मुख्य कर्ता मोहन, नाई क्रिया करता, जो क्रिया करता है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। तो मोहन ने नाई से बाल कटवाए, मालिक ने माली से दूब कटवाई, तो उसमें आप प्रेरणार्थक करेंगे। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को नाम कहते हैं।
जब इन नामों का प्रयोग धातु के रूप में होता है तो ये नाम धातु कहलाते हैं, और जब इन नाम धातुओं का प्रयोग क्रिया के रूप में होता है तो ये नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, लाठी से लठियाना, जूता से जुतियाना, हाथ से हथियाना, इन क्रियाओं में नाम धातु क्रिया आती है। और सहायक क्रिया बिल्कुल आएगी भाई, क्योंकि ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कहते हैं। इसको कहते हैं मोहन गांव जा रहा है। ये जा क्या है? क्रिया। जाना क्या है? क्रिया। रहा है सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया लगेगी किसके? मुख्य क्रिया के साथ। आप इसे कर सकते हैं बिल्कुल सही और सटीक उत्तर के रूप में चुन सकते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों देखिए जी, सूरज भान आता है निम्नलिखित से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? भाई ये थोड़ा सा जटिल है, ध्यान से उत्तर देना है इसका। अकर्मक क्रिया नहीं है। क्या उत्तर देंगे इसमें? देखो क्या देंगे, पहले देखना है हमें कि कौन कौन सी क्रियाएं इसमें अकर्मक निकल के आती हैं। फिर देखना नहीं है तो इसका मतलब सकर्मक है। अकर्मक नहीं है, ऐसे भी कह सकता था प्रश्न को कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है, तो भी सही था। लेकिन अब क्या कह रहा है वो? निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। अब हम वाक्यों से क्रिया की उस विशेषता पर आएंगे जो क्रिया कहती है। क्रिया से यदि आपने प्रश्न क्या का किया और उत्तर आ गया एक बार में ही संतुष्ट होकर, तो समझ लेना क्रिया सकर्मक है। और उत्तर नहीं आया, पुनः उससे प्रश्न किया गया, उत्तर का भ्रम देने वाले कुछ ऐसे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया गया जो कर्म तो नहीं होते लेकिन कर्म के होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, उन्हें अकर्मक क्रिया या अपूर्ण अकर्मक क्रिया कह सकते हैं। जैसे सूरजभान आता है। अब इस वाक्य से प्रश्न किया आपने, सूरजभान क्या आता है? आता है, आता है। सरोज खाती है। सरोज क्या खाती है? कुछ तो खाती है। यह सकर्मक में भी जा सकता है, लेकिन अगर स्पष्ट कर्म नहीं है तो कोई स्पष्ट कर्म आएगा तो नहीं जाएगा। ये सकर्मक का वाक्य है वैसे तो, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, नेपथ्य में है, छुपा हुआ है। राहुल काम करता है। राहुल क्या करता है? काम करता है। राहुल क्या करता है? काम करता है। अब उत्तर आ गया आपका काम। कर्म यहां भी है, कुछ तो खाना। सरोज क्या खाती है? कुछ तो खाती है। सेब खाती है, पपीता खाती है, केला खाती है, खाना खाती है, कुछ तो खाएगी। तो कुछ खाएगी तो सकर्मक है। मोहन खाएगा। मोहन क्या खाएगा? कुछ तो खाएगा, खाना खाएगा, भूख लगी उसको। एप्पल खाएगा, सेब खाएगा, आम खाएगा, फ्रूट खाएगा, पपीता खाएगा, केला खाएगा, अमरूद खाएगा। अरे कुछ तो खाएगा, लेकिन छुपा हुआ है, स्पष्ट कर्म नहीं है। और स्पष्ट कर्म किसमें है? राहुल काम करता। राहुल क्या करता है? काम करता है। आइए सब, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? भाई देखो, अब की बार काल से प्रश्न किया है। परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। जहां एक कार्य हो और उस कार्य के प्रतिफल में दूसरा कार्य भी हो, लेकिन वह बीते हुए समय में हो। बीते हुए समय में हो तो हेतु मदभूत होता है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो, लेकिन बीते हुए समय में। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होती। दोस्तों, हेतु मद भविष्यत भी होता है, हेतु मद भूत भी होता है, लेकिन ध्यान ये रहे कि हेतु मद भूत और भविष्य में क्या अंतर है? कोई कार्य हो चुका है। इसका मतलब नेहा का रिजल्ट आ गया है। नेहा का रिजल्ट आ गया है। ये कैसी बात हो गई? भूतकाल की। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होती। अब वो उत्तीर्ण नहीं है, फेल हो गई है भैया, अनुत्तीर्ण हो गई है। वो अनुत्तीर्ण हो गई है, और अनुत्तीर्ण होने पर परिश्रम की बात कर रहा है। परिश्रम नहीं किया था उसने, और नहीं किया था तो भूतकाल की बात है। तो यहां हेतु मद आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत नहीं होगा। इसमें क्या होगा? आसन्न, अपूर्ण और संदिग्ध भी अलग अलग इसके भूतकाल के 6 भेदों में आते हैं। तो आप इसमें एक कार्य दो क्रिया एक साथ, एक कार्य का होना दूसरी क्रिया के कार्य,
दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता हो, वहां हेतु, हेतुमद भूतकाल होता है। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करिए। आप इसमें काल ज्ञात करो। नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी ने भाषण दिया, तो इसमें काल क्या है प्रिय विद्यार्थियों? सामान्य भूतकाल की क्रिया में क्या होता है? क्रिया के मूल रूप के साथ, क्रिया के मूल रूप के साथ, रूप के साथ आ ई ए या ये इनका प्रयोग किया जाता है। दिए गए वाक्य में नेताजी ने भाषण दिया, क्रिया के मूल रूप के साथ किसका प्रयोग? आ ई ए या ये का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां दिया आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत। सामान्य भूत में यह सामान्य भूतकाल की बात है। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूत में क्रिया के मूल रूप के साथ आ ये या ई लगता है। अगर क्रिया के यही आसन्न सामान्य भूत के साथ आसन्न लगा दो, आसन्न मतलब निकट, आसन कहते हैं निकट को। निकटता में भूतकाल में कोई कार्य हुआ है, संपन्नता का पता नहीं है। राम ने रावण को मारा है, ये मारा जो शब्द है, ये मारा तो क्या हो जाएगा? भूतकाल, लेकिन सामान्य भूतकाल। लेकिन मारा है तो तुरंत अभी भी कोई कार्य हुआ है। जब अभी भी कोई कार्य होता है तो वह आसन्न भूत के अंतर्गत आता है। जब हम बात करते हैं अपूर्ण भूत की, तो अपूर्ण भूत में कोई कार्य भूतकाल में हुआ है लेकिन उसकी समाप्ति का पता नहीं चला है कि भूतकाल में कब समाप्त हुआ है वो। राम ने रावण को मार रहा था, राम रावण को मार रहा था, अनिल जी खाना खा रहे थे। तो ये जो वाक्य है ये अपूर्ण भूतकाल का आ जाएगा। पूर्ण भूतकाल में सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ आप था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी किसी कार्य को पूर्ण कर चुके थे। और कब कर चुके थे? भूतकाल में। तो इस काल के रूप में आप क्या करेंगे? इसमें उत्तर विकल्प डी को सही करेंगे। सामान्य भूतकाल की क्रिया में आ ई ए या ये का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। आप सत्संग में गए, आपके मन को शांति मिली, आपने क्या कहा कि कौन सा वाक्य हो जाएगा? भाई शांति मिली है, आ ई ए है। अभी अभी मैंने बताया कोई कार्य अभी अभी बीते हुए समय में होने का बोध कर रहा है, यानी कि काम तो हो गया है लेकिन वो कब हुआ है? अभी अभी हुआ है। उसके समय का निश्चित बोध नहीं है लेकिन समय की निकटता है, निकटता है। जैसे राम ने रावण को मारा है, मार दिया है, लेकिन अभी अभी समय का निश्चित बोध नहीं है लेकिन निकटता है। तो निकटता जहां आएगी, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए और इसमें निश्चित रूप से काल क्या होगा? मिली है, यानी आसन्न, निकटता के रूप में है। आसन्न भूतकाल का वाक्य होगा। सामान्य भूतकाल में आप आ ई ए या ये का प्रयोग करते हैं। अपूर्ण में रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे का प्रयोग कर सकते हैं। जी हां, और आप इसमें आसन्न भूत निर्विवाद रूप से क्या करेंगे? आसन्न भूत। ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा? भाई देख, गिरी धन ईश के रूप में, यानी प्रथम पद गिरी और द्वितीय पद ईश। गिर में प्रिय विद्यार्थियों ई है और आगे क्या है? ई। दोनों पदों को खोला और ये दोनों पदों का मिलके क्या हो गया? ई। तो गिर कैसा रह गया था आपके पास? हलंत। हलंत में क्या लगा? ई। और आगे आपके शाह है। ई कहां आएगा? LHS, जैसा कि जाता आया है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, गिर क्या था? हलंत था, और शब्द क्या बन गया? गिरीश। आप क्या करेंगे? गिरिधन ईश के रूप में आप बी विकल्प को सही चुनेंगे। गिरिधन ईश, गिरी कहते हैं पर्वत को, ईश कहते हैं स्वामी को, मालिक को, और ग्रीश जो होता है वो ग्रीस यानी पर्वतों का स्वामी कहलाता है, उसे कहेंगे गिरीश। इसमें आएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर
संधि का ये उदाहरण है प्रिय विद्यार्थियों। जी हां, अगला उदाहरण देखिए, नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है। आपको शुद्ध अशुद्ध का युद्ध लड़ना है कि किस युद्ध की आप बात कर रहे हैं, यानी शुद्धि पर आप विजय प्राप्त करिए कि शुद्ध शब्द कौन सा है। सदैव सदा धन एव के रूप में वृद्धि संधि होती है क्या? सदा धन एव बिल्कुल होती है भाई, क्योंकि वृद्धि संधि में क्या है, आ के परे ए आई होगा तो क्या बनेगा? सदैव। दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, अंबर में क्या होगा भाई? अंबर कहेंगे वस्त्र को, दिक कहेंगे दिशाओं को। जिसकी दिशाएं ही अंबर हैं, वस्त्र हैं, उसे हम दिगंबर कहते हैं। एक जैन संत होते हैं दिगंबर। ये व्यंजन संधि का उदाहरण बिल्कुल है। वनो उत्सव, वन धन उत्सव भाई, वन धन उत्सव, वन का ए और उत्सव का उ, ए और उ मिलकर क्या बनेंगे प्रिय विद्यार्थियों? ओ, और ओ के साथ कौन सी संधि होती है? दीर्घ नहीं होती है भाई। कौन सी होती है? ए ओ अर, इनमें तीनों में गुण संधि होती है, गुण संधि। और महाधन अर्णव, महाधन अर्णव, अर्णव कहते हैं सागर को। आ और ए मिलकर क्या बनेंगे? आ, और शब्द बनेगा महार्णव। उत्तर विकल्प क्या होगा आपका? दीर्घ नहीं होती इसमें, क्या होगी? गुण संधि होगी कि यदि पदांत ए आगे परे ई ई उ उ री है तो दोनों का गुणादेश हो जाता है। अर्थात वन धन उत्सव के रूप में आप वनोत्सव जब करोगे तो आप इसमें गुण संधि के उदाहरण को करेंगे, ना कि दीर्घ में। ये तो दीर्घ का है, ये दीर्घ सही है, ये व्यंजन सही है, ये वृद्धि सही है। आप उत्तर विकल्प के रूप में क्या चुनेंगे? सी को चुनेंगे, जो कि बिल्कुल सही है। अगला विकल्प देखिए, फटाफट से उत्तर देखिए। उज्ज्वल। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे, इसके बिना हिंदी व्याकरण की कोई परीक्षा नहीं हो रही है। एग्जामिनर को इस शब्द से इतना मोह हो गया है, इतना प्रेम हो गया है कि ये शब्द हमेशा हर परीक्षा में लगातार पूछा जाने वाला शब्द है। तो उत धन ज्वल के रूप में आप इसे क्या कर सकते हैं? उत धन ज्वल, और शब्द बनेगा उज्ज्वल। दोनों जय, दोनों अधूरे आएंगे प्रिय विद्यार्थियों। कहीं इसमें आप उज्ज्वल इस प्रकार से करेंगे, ये भी अशुद्ध है। उज्ज्वल, ये भी आपका क्या है? अशुद्ध है। और ये उज्ज्वल, ये भी आपका अशुद्ध है। एग्जामिनर तीनों को विकल्प में देता है जब शब्द शुद्धि पूछता है। अभी आपको उत धन ज्वल के रूप में एक नियम नंबर 2 है व्यंजन संधि में। अक्सर करके इस 2 नियम पर मैं विशेष गौर करता हूं, क्योंकि उस दूसरे नंबर से प्रश्न जरूर आता है। यदि पदांत तय के परे ले, जय, ने, डे, टे, च में से कोई सा भी एक वर्ण होता है तो तय के स्थान पर वही वर्ण हो जाता है जो तय के परे होता है। तो तय के परे होने पर वही वर्ण तय को अपने आगोश में ले लेता है। उसे टच करते ही, जैसे पारस पत्थर होता है, वो उस वाला हिसाब है इस नियम का कि पारस पत्थर से जो छुएगा वो अगर लोहा है तो स्वर्ण बन जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तय के साथ लेजेनेड टच, कोई सा भी टच होगा, स्पर्श करेगा तो वह उसे अपने आवरण में ले लेता है और लेजेनेड टच में बदल देता है। किसको? तय को। तो ये उज्ज्वल आप इसमें उत धन ज्वल के रूप में सही करेंगे, ए विकल्प को उज प्लस ज्वल के रूप में। आइए साहब अगला देखिए। यथाशक्ति में समास है भाई। समास यथा है, यथा यानी अव्यय है, अव्यय है, अपरिवर्तनीय है, प्रथम पद प्रधान है, शब्द की पुनरावृत्ति है, शब्द अपरिवर्तनीय होता है, अव्यय के रूप में होता है और एक ही समास में होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार,
इसका विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार, और शक्ति के अनुसार तत्पुरुष नहीं है, कर्मधारय नहीं है, बहुब्री नहीं है। तीसरा अर्थ बहुब्री में, कर्मधारय में उपमेय उपमान विशेषण विशेष, तत्पुरुष में कारकों का लोप होगा, तो ये भी समास नहीं है। आइए अगला देखिए फटाफट से, उत्तर क्या है? उत्तर देखिए, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रहे, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि अव्ययी भाव विकल्प में नहीं है। विकल्प में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ध्यान रहे, कई विद्यार्थी कहते हैं सर इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी आते ही वही करना होता है। नहीं करना होता भैया, ध्यान रखना है। हो सकता है एग्जामिनर पर कोई विकल्प नहीं आया हो, आपको भटकाने के लिए उस विकल्प को रखा गया हो, तो हमेशा उपयुक्त सभी नहीं होते या इनमें से कोई नहीं होता है। ध्यान से आपको पढ़ना है, सटीक पढ़कर ही उत्तर देना है। किस युग्म में अशुद्धि है? दाल रोटी द्वंद्व समास, सतसई द्विगु समास, आजन्म अव्ययी भाव समास, प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। किस में क्या है? सतसई दाल रोटी द्वंद्व। भाई दाल रोटी इत्यादि का प्रयोग होता है द्वंद्व में, ये तो सही है। सतसई द्विगु समास, द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है। आजन्म में प्रथम पद अव्ययी भाव यानी प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष, वर्ष में कर्मधारय नहीं होगा प्रिय विद्यार्थियों। इसमें आप इसमें कर्मधारय करिए, क्योंकि कर्मधारय में प्रतिवर्ष जो है वो अव्ययी भाव का ही उदाहरण है। प्रति जिसमें उपसर्ग लगता है, उपसर्ग मूलक कोई शब्द होता है, वो अव्ययी भाव में जाता है। वर्ष की विशेषता नहीं बता रहा है वो। यहां कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है, जैसे नील कमल, पद पंकज, कर कमल, मुखारविंद, सूरजमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी, कनकछुरी, कनकलता, ये सब कर्मधारय के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रतिवर्ष में जो आएगा वो कर्मधारय नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। क्या है? प्रतिवर्ष, अव्ययी भाव का उदाहरण है। 21वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? पंचवटी, पांचवटी द्विगु है भाई, पंच है तो द्विगु होगा ही। विद्या का भंडार, विद्या भंडार तत्पुरुष है। पर्णकुटी, पर्णकुटी, पर्ण की कुटी, यथा नियम अव्ययी भाव। अरे भाई पर्णकुटी नहीं है, क्योंकि पर्ण यानी पत्ता, कुटी पत्तों की जो कुटी है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। या द्वंद्व दिया है इन्होंने, क्या दिया है? द्वंद्व। तो पंचवटी द्विगु सही है, विद्यासागर विद्या भंडार में तत्पुरुष सही है, लेकिन पर्णकुटी यथा नियम में यथा अव्ययी भाव है, लेकिन पर्णकुटी में तत्पुरुष आएगा। क्या आएगा? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास, लेकिन कौन सा? तत्पुरुष समास में भी कौन सा? संबंध, संबंध तत्पुरुष। उत्तर विकल्प आपका सी इसमें सही है। आगे देखिए, अनाधिकार का शुद्ध रूप है अन, धन, अधिकार। प्रिय विद्यार्थियों, ए आएगा ने में तो शब्द बनेगा अन, पूरा हो जाएगा अनधि, अनधिकार। और शब्द क्या है? अनधिकार। उत्तर विकल्प क्या है? अनाधिकार। इसमें आ जोड़ा है जो कि संधि का रूप है, अशुद्ध हो जाएगा, अनधिकार होता है। सौंदर्यता का शुद्ध रूप होता है या तो भिया सुंदर होता है, सुंदर, इसमें ता प्रत्यय लगेगा तो सुंदरता बनेगा, यह भी सही है। या फिर सुंदर में यह प्रत्यय लगेगा, सौंदर्य बनेगा, सौंदर्य। इस प्रकार से भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आप इसे सौंदर्य कर सकते हैं। तो सुंदर सौंदर्य, सुंदर सौंदर्यता। उत्तर विकल्प क्या है? सौंदर्यता। दोनों एक साथ, दोनों प्रत्यय नहीं आएंगे। सुंदर में ता लगेगा तो सुंदरता, सुंदर में यह लगेगा तो सौंदर्य। दोनों प्रत्यय नहीं आएंगे, दोनों गलत लगा दिए, यह भी लगा दिया और ता भी लगा दिया, अशुद्ध है। परलौकिक का
प्रिय विद्यार्थियों इसमें ध्यान देना है, यदि हम किसी भी प्रत्यय को जोड़ते हैं एक में, एक प्रत्यय को जोड़ते हैं तो प्रथम वर्ण में वृद्धि होती है या दीर्घादेश होता है, ए का आ बन जाता है और शब्द बनता है परलोक। परलोक में एक प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा पारलौकिक। पारलौकिक, परालौकिक, पारलौकिक, परालौकिक, पारलौकिक, ये यानी उत्तर क्या आएगा? पारलौकिक। परलोक शब्द है, ये होता क्या है? परलोक, लोक होता है, यहां भी एक मात्रा नहीं होनी चाहिए थी प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण, तो शब्द क्या हो जाएगा? पारलौकिक। ये बनता है, शुद्ध तो यही होगा। लोक में एक लगता है तो लौकिक बनता है और शब्द बनता है पारलौकिक। परालौकिक, पारलौकिक, बिल्कुल सही है आपका उत्तर, विकल्प बी आएगा इसमें। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई। पट तो है, वसन भी है, चीर भी है, धरित्री नहीं है। धरती धरती का है, धरित्री नहीं है। कपड़ा पट को कहते हैं, वसन को कहते हैं और चीर को भी कहते हैं। चीर भी कपड़ा के लिए आता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? सभी शब्द पर्यायवाची। देख, कमला है, ज्योति है, रोशनी। ज्योति रोशनी एक है लेकिन कमला नहीं है। मतंग कुंजर हाथी को कहते हैं लेकिन कपीश्वर नहीं है। कपीधन ईश्वर, कपी यानी वानरों के ईश, कपीश्वर कहेंगे। मतंग और कुटिल दुर्जन, इंदिवर, कुटिल दुर्जन है लेकिन इंदिवर नहीं है। और शशि शशांक सुधांशु ये चंद्रमा के पर्यायवाची है, चंद्रमा के पर्यायवाची। और इसमें क्या पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों? कमला लक्ष्मी को कहते हैं, लक्ष्मी को, लक्ष्मी। मतंग और ये हाथी के हैं। कुंजर, मतंग, गयंद, कीर, हस्ती, हाथी, कपीश्वर, कपी यानी वानर, ईश्वर, वानरों के ईश्वर, कपीश्वर कहलाते हैं। और शशिधन शशांक ये आप इसमें सुधांशु, सुधाधन अंशु, सुधा कहते हैं अमृत को, शश कहते हैं खरगोश को, शशधन अंक, अंक में ले रखा है जिसने खरगोश को, उसे हम चंद्रमा कहते हैं, शशांक कह सकते हैं। और शशि आपका चंद्रमा है ही। 26वें में आप उत्तर क्या करेंगे? बिल्कुल आप डी विकल्प को चुनेंगे। जोरदार उत्तर दिया है आपने, शानदार। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत, देखिए बादल, बरसात करेंगे, जलधर हैं, जल को धारण करते हैं। मेघ हैं, बिल्कुल हैं। और दे लगाते हैं अगर वारी में, तो वारी कहते हैं जल को, और दे लगते ही तो देने वाला बनता है, देने वाला बादल ही है। हाथी के लिए गज आया, हस्ती आया, केसरी आया, केसरी नहीं है। घर के गृह, निकेतन और आलय बिल्कुल है। जलधर हाँ बिल्कुल है। सूरज के लिए सूर्य है, भानु है, दिनकर है, आलय भी है भाई। मेघ और हाँ, उत्तर विकल्प क्या आएगा आपका? बिल्कुल सही है भाई। उत्तर विकल्प क्या चुनना है इसमें? असंगत चुनना है। और हाथी में केसरी आता है सिंह के लिए, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम। तो ये केसरी जो है वो हाथी का नहीं है, गज का नहीं है। हाँ, केसर से बना केसरी। आइए साहब अगला देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करिए। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, विमुख, अधम, उदयालय, अधोगामी। बिल्कुल सही है भाई आपका उत्तर विकल्प, बिल्कुल सटीक दिया है। सर्वज्ञ का विलोम कौन सा है? सीधे सीधे उत्तर है भाई, बहुज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। बहुज्ञ तो सर्वज्ञ, बहुज्ञ यानी ज्यादा, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला। कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। अभिज्ञ, अभिज्ञ जो बिल्कुल नहीं जानता हो। अल्पज्ञ यानी अल्पज्ञ जिसको कम जानता हो, एक कम जानने वाला और एक बहुत जानने वाला। सर्वज्ञ बिल्कुल आएगा।
आइए साहब, संकीर्ण विस्तीर्ण जैसे एक दूसरे के विलोम है, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? अनासक्त, अधम, निरुत्साह और निमग्न। आप इसमें आसक्त, किसी की तरफ आसक्त हैं, झुकाव है, उसकी तरफ मोह है, आकृष्ट हैं, उसे कह सकते हैं आसक्त। और अनासक्त, अन लग जाएगा उसमें, अनासक्त बन जाएगा कि मेरा उससे कोई लगाव या झुकाव उसकी तरफ नहीं है। यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताएं। भाई, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना क्या कहलाएगा? यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताएं। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यह मूंग और मसूर की दाल, पुराना गौरव समाप्त, केवल अपनी ऊपरी दिखावा, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है। जी बिल्कुल, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना क्या कहलाता है? यह मूंग और मसूर की दाल। जोरदार उत्तर है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। चूहे का जो चाम है उससे नगाड़े थोड़ी मरे जाते हैं। इस लोकोक्ति में क्या करेंगे आप? अर्थ, कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, और सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। बिल्कुल सही है भाई। चूहे की जो चाम है उससे नगाड़े कैसे बढ़ जाएंगे? सीमित संसाधन है, छोटी सी खाल है, शब्दार्थ बता रहा हूं, भावार्थ नहीं है। छोटी खाल है चूहे की, उससे नगाड़ा कैसे मरेगा? तो सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते। उसके लिए तो चाम भी बड़ी चाहिए, तब वो नगाड़ा मढ़ा जाएगा। तो चूहे की चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चाम यानी चमड़ा, उसका लेदर। गुड़ न दे, गुड़ की खाली जगह। इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण करिए। गुड़ न दे, गुड़ देखो, जो जिसने गुड़ दिया ना, गुड़ दिया है तो उसने अच्छा कार्य किया है। गुड़ न दे, रोष तो करे, लड़ाई तो करे, सी बात तो करे, राज तो करे नहीं। गुड़ ना दे, गुड़ की सी बात तो करे। गुड़ ना दे लेकिन गुड़ की सी बात तो करे। भाई, यदि हम सिलेक्शन आपका ना हो, सिलेक्शन ना हो कोई बात नहीं, लेकिन सिलेक्शन के लिए तैयारी तो पूरी होनी चाहिए ना। जिस तरह से विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है, जिस तरह से विद्यार्थी अपनी तैयारी को रिदम में रखता है, ऐसी तैयारी तो चलनी चाहिए। ना हो अलग बात है, गुड़ ना दे तो गुड़ की सी बात तो करो। आप सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन सिलेक्शन के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। ढोल के अंदर पोल, कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? कहीं ठौर ठिकाना नहीं, मूर्ख व्यक्ति शेखी भगाड़ता है, औकात से बढ़कर सपने देखना, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। क्या करेंगे इसमें? ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ है। भाई, ढोल के अंदर क्या हो गई है? पोल हो गई है। और ढोल के अंदर पोल हो गई है, कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? कहीं ठौर ठिकाना नहीं, मूर्ख व्यक्ति शेखी बघाड़ता है, औकात से बढ़कर सपने देखना, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। ढोल के अंदर पोल, कहीं ठिकाना, मूर्ख व्यक्ति शेखी बघाड़ता है, ढोल बघाड़, औकात से बढ़कर सपने देखना, ढोल के अंदर पोल, और दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। तो आप इसे करेंगे। अगला देखिए, घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? घर का भेदी है कोई, वो लंका ढा देता है। यानी कि विभीषण को घर का भेदी बताया गया था। रावण उनका भाई था, माना कि वो आताताई था, क्रूर था। श्री राम जी की पत्नी सीता का हरण कर लेकर अशोक वाटिका लंका पहुंच गया था। उसके भेद बताने वाला उसका भाई विभीषण था। श्री राम जी को भेद बताए किसके? रावण के। किसने? विभीषण ने। तो घर का भेदी कौन था? विभीषण। लंका ढाए, उससे लंका ढा, पूरी लंका में ढा लगवा दिया, आग लगवा दी और लंका फतेह करवा दी श्री राम जी के लिए, और वो विभीषण था। तो घर का भेद बताने से लंका नहीं रहती, आपसी फूट से लंका ढह जाती है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, और घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है, आपसी फूट से सर्वनाश हो जाता है। घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का अर्थ घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है, यानी कि आपसी फूट से सर्वनाश हो जाता है, और घर का भेद बताने से भेद हो जाता है। काठ की हांडी
बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है, भाई काठ की हांडी है, एक बार ही चढ़ती है, उसके बाद जलने के बाद वो काठ जल जाता है। तो देखते हैं लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, ये तो इसका शब्द है। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, और छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, लकड़ी का बर्तन आग में जल जाता है। उत्तर विकल्प सटीक इसमें क्या ठहरेगा? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। छल कपट एक बार कर लोगे, दो बार कर लोगे, एक बार ठगे जाओगे, दो बार ठगे जाओगे, लेकिन बार बार नहीं ठगे जाओगे, एक बार ही ठगे। काठ की हांडी है भैया, चढ़ गई एक बार। प्रश्न पत्र देखा हमने, ऐसे टफ आता है, ये तो हमें वीआईपी में देखने को मिल गया था। अब देखेंगे एग्जामिनर क्या पूछता है, इससे बेहतर क्या पूछेगा, इनसे बेहतर क्या पूछेगा, पूछ ले कहीं से भी, हम करके आएंगे। जी हां, एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हर बात पर ताली नहीं बजती, काम करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है, और अकेला आदमी झगड़ा नहीं करता। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हर बात पर ताली नहीं बजती, काम करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है, और अकेला आदमी झगड़ा नहीं करता। एक हाथ से ताली नहीं बजती, जी अकेला आदमी झगड़ा नहीं करता भाई, एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है, दोनों तरफ से बजती है। झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, दोनों पक्ष दोषी हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये अकेला आदमी झगड़ा नहीं करता, यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़ा करने के लिए दोनों हाथ, दोनों पक्ष होने जरूरी हैं। अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? अंगद का पैर होना। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे मुहावरों के लिए कथानक को याद करना भी जरूरी होता है। कथानक क्या है? बाली का पुत्र अंगद था, लंका नगरी गया, रावण के सभा में पहुंचा, और उसने एक शर्त रखी कि मेरे पैर को कोई उठाकर बताए, अगर तुम्हें इतनी शक्ति है तो मेरे पैर को उठाकर बताए। तो अंगद ने पैर जमा दिया था, ऐसा जमा दिया था कि उस पैर को कोई उठा ना पाया था। अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? रावण खुद आया था उठाने के लिए, इसे पहले कह दिया था कि नहीं, जिस देश का, जिस लंका का राजा स्वयं रावण मेरे पैर को उठाने आ गया, उसके लिए मैं ये पैर नहीं उठवाऊंगा। तो अंगद ने स्वयं उठा लिया था। प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, मजबूत और सुदृढ़ टांगों वाला, स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होते, राम का परम भक्त। प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, अंगद का पैर होना। आपने अंगद के पैर की तरह प्रतिज्ञा ली है कि अब की बार मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सरकारी नौकरी प्राप्त करके रहूंगा हाई कोर्ट में। तो ये अंगद का पैर जमा दिया आपने, आपने प्रतिज्ञा ली है, आपने दृढ़ संकल्प लिया है, डिटर्मिनेशन है आप। तो ये अंगद का पैर है, प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे। आप डिगना नहीं है, परीक्षा पास करने तक, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक लगे रहो दोस्तों। निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, 100% होगा, लेकिन आप लगे रहना, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लगे रहना। करत करत अभ्यास के जनमत हो सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। निशान पार दोगे आप सिल पर, इस सरकारी तंत्र पर आपकी भी छाप होगी, आप भी सरकारी तंत्र के हिस्सा होंगे। तो आप लगे रहिए, लगातार काम करिए। आइए साहब, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, ताकत का अनुमान लगाना और मन बढ़ना। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, ताकत का अनुमान लगाना, धीरे धीरे साहस को, उंगली पकड़कर धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। मन बढ़ना नहीं है, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 100 वर्ष का समय शताब्दी, बिल्कुल सही है। सहस्राब्दी 1000 वर्ष का समय, 1000 वर्ष का समय। शताब्दी, युग, वार्षिक, एक वर्ष का समय, वार्षिक वर्ष का समय, युग
त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, 4 युग हैं, उनमें से युग आता है। जिसके आने की तिथि ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आने की तिथि ना हो। अतिथि, पाहुन भी कहते हैं इसको, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत, ये सब अतिथि के पर्यायवाची हैं। अतिथि, आजकल तो मोबाइल फोन आ गए हैं, फोन करके आएंगे, लेकिन जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम अतिथि कह देते हैं। अज्ञ का अर्थ है जो सब कुछ जानता हो, जिसे जाना जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी होता है जिसके आर पार देखा जाए, जिसे जाना जा सके। ज्ञेय होता है वो, ज्ञेय, जो सब कुछ जानता हो, वो सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ। ये तो होता है क्या? सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। जो बहुत जानता है बहुज्ञ होता है, बहुज्ञ। जो कम जानता है अल्पज्ञ होता है, अल्पज्ञ। लेकिन जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ, जो जिसे जाना जा सके ज्ञेय होता है, और जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी, और जो कुछ नहीं जानता हो वो अज्ञ होता है, अज्ञ। इसका विज्ञ होता है, विज्ञ यानी विद्वान, जो सब कुछ जानता है, अज्ञ। अनअभिज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ, बहुत सारे शब्द हैं, ध्यान रखना। अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ। क्या अज्ञ का तो छोटा मोटा अपराध भी माफ हो जाता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कुछ। अभय, उभय के समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? ये युग्म शब्द है प्रिय विद्यार्थियों। अभय, उभय, अभय, भय यानी डरना, उभय यानी दोनों। तो डर, निडर, भयभीत, दोनों एक, निडर, दोनों, निडर एक। अभय, जिसमें भय ना हो, इससे ही बना है अभयारण्य। अभय धन अरण्य, इससे बना है क्या? अभयारण्य। प्रिय विद्यार्थियों, अरण्य कहते हैं जंगल को, अटवी को, विपिन को, वन को, कानन को। अभय, बिना डर के, जब बनता है अभयारण्य। और कई विद्यार्थी इसे अभयारण्य समझ लेते हैं, जो कि अशुद्ध है। यहां निडर और दोनों, उभय यानी दोनों, उभयलिंगी, ये उभयलिंगी है, दोनों में है जी। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? देखिए, पहली बात, आप ना नहीं मत तक जाइए, और ना नहीं मत तक आप ये देखिए कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, आपसे क्या पूछ रहा है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है, यानी युग्म शब्द तो सही है लेकिन उसका अर्थ क्या है? सही नहीं है। तो ध्यान से सुनना है। शब्द युग्म अर्थ भेद, अभिराम, अविराम, स्थिर, लगातार। यानी ये कह रहा है कि अभिराम का अर्थ तो स्थिर होगा और अविराम का स्थिर लगातार होगा। आदि, आदि, इस आदि का अर्थ बता रहा है आरंभ, और इस आदि का अर्थ बता रहा है अभ्यस्त। आदि जी। अचल और अंचल, अचल, जो चल ना सके उसके लिए अचल स्थिर आया है, और अंचल आया है क्षेत्र के लिए। इस अंचल विशेष में ये बात चलती है, प्रचलित है। आंचलिक, अंचल से बनता है आंचलिक, बिल्कुल क्षेत्र के लिए आता है। अयश और अयस, अयश यानी बदनामी होती है और अयस यानी लोहा होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा और एक सुदृढ़ प्रश्न बनाया है एग्जामिनर ने, क्योंकि आप एक को तो बता सकते हैं लेकिन इसी में आपसे 4 से 8 प्रश्नों को पूछ लिया, एक तरह से ये मानो आप।
8 प्रश्नों को 8 शब्दों से आपको रूबरू कराया है और 8 शब्द आपके सटीक होने चाहिए, जिनका अर्थ आप अच्छे से दे सकें। तो अभिराम युग्म अर्थ भेद सही नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले सही निकालो, सही निकालो। देखो, आयश, यश में क्या लगा है? ए। किसमें? यश में। यश कहते हैं कीर्ति को, कि उसका यश बढ़ता जा रहा है, उसकी कीर्ति बढ़ती जा रही है, उसकी आभा बढ़ती जा रही है, उसका गौरव बढ़ता जा रहा है, उसको यश कहते हैं। अपयश, अयश, अपयश अयश यानी बदनामी के लिए आता है। आयस यानी लोहा होगा, बिल्कुल सही है। अचल, चल में लगा है ए उपसर्ग, और ए उपसर्ग के योग से स्थिर बन जाता है, अचल जो चल ना सके। अंचल क्षेत्र विशेष के लिए आता है। किस? आंचलिक, ये आंचलिक निबंध है, आंचलिक नाटक है, आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास लिखने वाले कौन थे हिंदी में? हाँ, आंचलिक उपन्यास। आदि, आरंभ, आदि, वगैरह, और अभ्यस्त यानी आदि, वह नशे का आदि है। इस आदि की बात करता है, नशे का आदि है अभ्यस्त। आदि यानी आरंभ। और प्रिय विद्यार्थियों, अविराम, बिना रुके, इसका अर्थ होता है बिना रुके। अभिराम सुंदर होता है, स्थिर नहीं होता है। सुंदर और बिना रुके, इसलिए लगातार तो बिना रुके हो भी सकता है, लेकिन स्थिर में सुंदरता का कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस उत्तर विकल्प को चुनेंगे, अभिराम और अविराम। तो अभिराम और अविराम में आप क्या करेंगे? स्थिर लगातार नहीं कर कर बिना रुके करेंगे, और बिना रुके आप चल रहे हैं। आपने सही आंसर दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना रुके। ये तीनों आप आदि के लिए आप आरंभ कर सकते हैं। आदि यानी अभ्यस्त आएगा, अंचल, अचल, और ये अयस, और अयस में भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। आप इसमें अविराम और अभिराम करेंगे निश्चित रूप से। आइए साहब, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? आकर। अब देखो, वही प्रश्न दोबारा से किया उसने, यानी कि शब्द युग्म के प्रश्न एक है, लेकिन उस प्रश्न से मिलते जुलते और भी शब्द दे दिए हैं, यानी कि आपको 8 शब्द सही होने चाहिए। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सही अर्थ वाला आकर है, आकार है। आकर खान को कहते हैं, आकार आकृति को कहते हैं, कुल वंश को कहते हैं, कुल शीतल को कहते हैं। कुल यानी किनारा होता है यार। निर्झर, निर्जर, निर्जर शून्य होता है, निर्झर यानी झरना होता है। सर, बाण को कहते हैं, सर भला आदमी होता है। आकर, आकर, कुल वंश, कूल, कूल शीतल नहीं होता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रहे, ये बिल्कुल सही है। आकर, आकर यानी खान, यानी भंडार को भी कह सकते हैं। खान और भंडार तो एक ही बात है। आकार, एक, हाँ, आकार, आकार यानी ये मजदूर का हाथ है का क्या? लोहा पिघलाकर आकार बना देता है, लोहा पिघलाकर आकार बदल देता है, तो वो आकार यानी आकृति बदल देता है उसकी। लोहा पिघलाकर आकृति बदल देता है, तो ये आकृति सही है भाई, ये तो सही है। और कुल होता है वंश, बिल्कुल सही है। किस कुल के जन्मे हो? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल वंश के श्री राम जी थे, अवध पुरी में जन्मे थे, उसी वंश के अज थे, उसी वंश के दशरथ थे, उसी वंश के लवकुश थे, और उसी के राम थे। तो ये कुल यानी वंश होगा, और कूल होता है शीतल ना होकर किनारा, या हम तट को भी कह सकते हैं, तट। केस, केस यानी किनारा भी होता है, अंग्रेजी में कहते हैं उसको। शीतल, कुल और कूल। निर्जर, निर्जर यानी शून्य, जर कहते हैं, जर जोरू जमीन, जर
जर जेवर भी होता है, जर शून्य होगा और लेकिन निर्झर झरना को होगा। सर कहते हैं बाण को, सर कहते हैं भला आदमी। तो उत्तर विकल्प आपका कूल, जो अंग्रेजी में आप कहते हैं ठंडा ठंडा, कूल कूल, ये कूल है वो ठंडा ठंडा, कूल कूल, कूल कूल शीतल होता है, लेकिन वो अंग्रेजी में है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, आप इस कूल को किनारे के लिए, तट के लिए देखेंगे, समुद्र के कूल पर, नदी के कूल पर, झील के कूल पर, किनारे पर। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? ओहो, क्या शब्द है, व्यंजन शब्द से पूछा है अब की बार ये शब्द। बहुत अच्छे से आप बताएंगे, अच्छे से विद्यार्थी उत्तर देंगे। थे फे खे बे से है, ये रे ले बे, ये तो हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये हैं अंतस्थ व्यंजन। थे फे खे बे ये तो है ही नहीं, अलग अलग है। ये हैं आपके संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्यों हैं? क्योंकि के और श के योग से बना है श, ते और रे के योग से बना है त्रे, गे जय और यम के योग से बना है जय, श और रे के योग से बना है श्रेय। ये चारों संयुक्ताक्षर होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में ये पूछा गया था कि जय ध्वनि किससे निर्मित है? तो जय प्लस यम के योग से बना है ये जय। कई विद्यार्थी इसको गे कर देते हैं, गे धन ये, जो कि गलत है, गे से नहीं करेंगे। तो संयुक्ताक्षर में आपका श, त्र, ज्ञ और इस तरह को भी मान लेते हैं, जो कि मिश्रित होता है। ये मिश्रित वर्ण है वैसे तो, लेकिन इसको भी संयुक्ताक्षर के साथ ही जोड़ा जाता है। तो आप इस विकल्प को चुनेंगे। क्ष, त्र, ज्ञ और ये किस किस से मिलकर बने हैं ये ध्यान रखना, क्ष, त्र, ज्ञ और श। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, 47 में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? अभी बताया मैंने आपको, अभी चर्चा की थी। ऊष्म व्यंजन निम्न में से कौन सा करेंगे आप? बताओ फटाफट से। ऊष्म फे तो है ही नहीं। ऊष्म हम उन व्यंजनों को कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से उठी प्राणवायु गर्म होकर, प्राणवायु गर्म हो जाती है, ऊष्मित हो जाती है, उसे ऊष्म कहते हैं। तो फे, बे, भे, ढे, है। आप उत्तर विकल्प इसका चुनेंगे है। क्यों? क्योंकि शय, शय, से और है, ये चारों ऊष्म हैं। ये, रे, ले, वे, ये चारों अंतस्थ हैं। ऊष्म व्यंजन। अब आप श है, इसमें विकल्प कौन सा है? आप उत्तर विकल्प क्या करेंगे? डी को करेंगे, है एब्सोल्यूट टी। इसमें ऊष्म व्यंजन का क्रम होगा और ये होगा यार, लव हो गया। इसका सूत्र ध्यान रखना, अंतस्थ का सूत्र है यार, लव हो गया, कभी नहीं भूलोगे आप इसको। आइए सा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? भाई बहुत ही अच्छे से अब की बार वाक्य शुद्धि से प्रश्न पूछा गया है। निम्न से कौन से विकल्प में वाक्य शुद्ध है? महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री थी, कवित्री हैं। जब भी आप आओ मुझे मिलें, आपका दर्शन पाकर मैं
धन्य हो गया। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। रमा ने किससे कहा? भाई से कहा। क्या पढ़ने के लिए कहा? पुस्तक पढ़ने के लिए कहा। पढ़ने के लिए कहा। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। जब भी आप आओ मुझे मिलें। महादेवी छायावादी कवित्री थी। बहुत अच्छे वाक्य हैं, शानदार वाक्य हैं। अब आपको समझ में भी आ गया कौन सा वाक्य कैसे अशुद्धि का कारण है। शुद्धि पहचानने के लिए, अशुद्धि पहचानने के लिए आप तीनों चारों विकल्पों को पढ़ेंगे, तब आप किसी एक विकल्प पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाक्य। पहला वाक्य कहता है महादेवी छायावादी कवित्री थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री, ये कवित्री अशुद्ध है। इसको आप कवयित्री करिए, ये शुद्ध है। महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री थी या हैं, चलो ठीक है, ये कवित्री ऐसे लिखा जाता है। जब भी आप आओ मुझे मिलें, मुझे मिले नहीं, मुझसे मिलें। सार्वनामिक अशुद्धि, मुझसे मिलें। जब भी आप आओ मुझसे मिलें। तो मुझे मिले नहीं आएगा, मुझसे मिलें। तो मुझे, मुझको, मुझसे मिलें। आपका दर्शन पाकर मैं, यहां एक तो मैं ये आएगा, मैं धन्य हो गया। आपका दर्शन, दर्शन हमेशा बहुवचन में आता है। आपके, ये के नहीं आएगा। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, तो ये भी अशुद्ध है। राधा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को, राइट आंसर भाई, राइट आंसर है। राधा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। वाक्य पूर्णतः शुद्ध है। वाक्य पूर्णतः शुद्ध है और शुद्धता में कहा है रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। आइए साहब अगला देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब आप शुद्ध, हम लोग उत्तर लिखते हैं। हम लोग उत्तर लिखते हैं। हम लग तो होता ही नहीं, हम लग क्या होता है? हम लोग होता है भैया। हम लोग लिखते हैं, हम लोग यहां सही लिखा है, लेकिन उत्तर लिखत हैं, लिखत हैं। लिखत पढ़त न रसीद न खाता। लिखत का है भाई, का लिखत हो बबुआ? हम का पढ़त हैं? लिखत हो, पढ़त हो, रटत हो, लड़त हो। लड़त हो नहीं है, भाषा हिंदी नहीं है, भाषा तो है लेकिन अन्य भाषा है। लिखत न पढ़त न रसीद न खाता। तो हम लिखत हैं, हम का लिखत हैं? हम लोग उत्तर का लिखत हैं, तो लिखत नहीं आएगा। हम लोग उत्तर लिखते हैं। हम लोग उत्तर लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग उत्तर लिखते, यहां उत्तर नहीं है, उत्तर है। क्या है यहां? उत्तर है। और शब्द क्या सही है इसमें? हम लोग उत्तर लिखते हैं। उत्तर विकल्प क्या आएगा? सी इज आ राइट आंसर। आपने बहुत जोरदार से इसको सही किया है। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? अब बताओ आप। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, और उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, और उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। अनुत्तीर्ण होने की आशंका, संशय, शक
और आशा। आप इस जी बिल्कुल जोरदार प्रश्न है, आप इसमें से क्या करेंगे? आप सभी विद्यार्थियों को एक जोरदार वैकल्पिक रूप से हम इसको छोड़ के जा रहे हैं, जिसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप हमें एक एक विद्यार्थी क्यों है, कैसे है और किस लिए आपने इसको किया है, या तो संशय से किया है, आशंका से किया है, शक से किया है या आशा से किया है। कौन से विकल्प को आप इसमें सही करेंगे कि उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, अनुत्तीर्ण, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। संशय अच्छे कार्य के लिए होता है, आशंका कर देंगे इसको। कमेंट बॉक्स के बिना ही हमने आपको बता दिया कि इसे आप आशंका के रूप में कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सभी विद्यार्थियों के या हूबहू परीक्षा पैटर्न पर हमने इस प्रश्न पत्र को करवाया, जो कि पहला प्रश्न पत्र था। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और एक एक बिंदुवार जो जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों पर हमने विश्लेषण भी किया और आप तक उनको बताया भी, और आप उन पर फिर से काम करेंगे। अगले प्रश्न पत्र के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप और अपनी स्थिति को, अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करिए, और हिंदी में 30 में से 30 आपके सही होने ही चाहिए। मैं प्रेम शर्मा आपको यकीन दिलाता हूं कि निश्चित रूप से मैं आपको उस 100% अंक लाने तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आप जुड़े रहिए लगातार मेरे साथ, प्रेम शर्मा वीआईपीएम के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हाई कोर्ट 4th ग्रेड का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं आया हूं। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर क्या है, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इस पेपर को जब आप दोगे तो आपको ये समझ में आएगा 4th ग्रेड में किस प्रकार के पेपर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसी के आधार पर ये पेपर तैयार किया गया है और आज मैं आप इसके लिए सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताया जा रहा है, निम्न में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूछा गया, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर भौगोलिक विस्तार की जानकारी दे रखी है, तो उसी से रिलेटेड ये चीज है। देखिएगा, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र तो राजस्थान के कुल 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। अगर आपने पढ़ा है तो राजस्थान के 4 भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जिसमें सबसे पहले उत्तर पश्चिमी, उसके बाद अरावली, उसके बाद पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और इसके बाद लास्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी। तो 4 पठारें, 4 भौतिक प्रदेश हैं, और इसमें से पूछा गया राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश। तो राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश अरावली, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, जो मरुस्थल है उसका बहुत ज्यादा विस्तार आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। लगभग कहते हैं पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग 61% क्षेत्रफल पर ये पूरे राजस्थान के फैला हुआ है। तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। सबसे कम क्षेत्र की बात करें, अगर आप कैसे पूछा जाए सबसे कम क्षेत्र कौन सा है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र राजस्थान का सबसे कम विस्तार वाला क्षेत्र माना जाता है। सबसे कम विस्तारित क्षेत्र इसको मानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पचबदरा, सांवरला और कपराना खारे पानी की गर्त निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं। यानी कि ये 3 प्रकार के जलाशय दिए गए हैं और तीनों के तीनों कैसे हैं, खारे पानी के हैं। कैसे हैं, सैलाइन वाटर है। तो ये किस प्रकार कहाँ पाए जाते हैं, शेखावटी बेसिन के अंदर, लूणी और जवाई बेसिन के अंदर, माही बेसिन के अंदर, घग्गर बेसिन के अंदर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए खारे, तो आपको अगर राजस्थान के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। सिर्फ एक से ही कर सकते थे, वो है पचबदरा। पहली चीज, क्योंकि पचबदरा कहां पर है, बाड़मेर बालोतरा, आज की तारीख में बालोतरा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र के अंदर कौन सी नदी बहती है, लूणी नदी बहती। और जब लूणी नदी इस क्षेत्र के अंदर बहती है तो लूणी को राजस्थानी भाषा में जो लूण होता है, लूण का मतलब होता है नमक, और नमक का मतलब वही खारापन। तो यही इसमें पूछा गया है, ये खारे पानी के गर्त किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, लूणी और जवाई। लूणी और जवाई जो उसकी सहायक नदी है उसके अंदर आपको इस प्रकार के गर्त या इस प्रकार के जलाशय देखने को
मिलते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था आपका। थर्ड क्वेश्चन, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। हरदेव जोशी, आपको पता ही है, राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। हीरालाल शास्त्री, आपको पता ही है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर इनको जाना जाता, प्रथम सीएम। कैसे? मनोनीत, इसको भी याद रखिएगा। जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास आपको पता ही है, मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर भी जाना जाता है और निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पर भी इनको जाना जाता है। मारवाड़ से इनका संबंध था। लक्कड़ और बगड़ी को कहा जाता है। धुन के धनी के नाम से भी इनको जाना जाता है। धुन के धनी, अपनी ही बातों में मस्त, ठीक है। और मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सर्वाधिक कार्यकाल, और साथ साथ के अंदर राजस्थान के निर्माता के तौर पर भी इनको जाना जाता है। तो पूछा गया लोकनायक के रूप में, तो लोकनायक का जो टाइटल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? जयनारायण व्यास के साथ जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। स्वतंत्रता के समय, जब पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसी समय राजस्थान के अंदर भी स्वतंत्रता संग्राम प्रजा मंडलों के माध्यम से चल रहा था। किसके माध्यम से? प्रजा मंडलों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम चलाया जा रहा था। उसी के दौरान एक पंछीड़ा नामक गीत लिखा गया। वो किसने लिखा है? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक। इन दोनों के बारे में हम बता चुके हैं। विजय सिंह पथिक को ध्यान रखिएगा, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक इन्हीं को माना जाता है, का जनक कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण, बिजोलिया किसान आंदोलन जो पूरे भारत के अंदर फेमस हुआ था, उसका नेतृत्व भी विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्रता सेना पंछीड़ा जो गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है, जो कि मेवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित है। किससे? मेवाड़ प्रजा मंडल से, ध्यान रखिएगा। और मैंने कहा राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम प्रजा मंडलों के माध्यम से चलाया जा रहा था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 सुमेलित नहीं, यानी कि इनमें से कौन सी एक चीज सही नहीं है? घोड़ी गीत, वर पर घुड़चढ़ी रस्म के समय, वर जब घोड़े पर चढ़ता है उस समय ये गीत गाया जाता है। जच्चा गीत, परिवार में बालक के जन्म के समय जच्चा या होलर, इसको होलर भी कहते हैं। तीसरा, जला गीत, बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय गाया जाने वाला गीत। या रसिया गीत, जो होली के अवसर पर, आपको पता ही है, मथुरा क्षेत्र में या राजस्थान के ईस्ट के क्षेत्रों में जो गीत किया जाता है, उसको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, तो घोड़ी गीत अपनी जगह सही है, जच्चा गीत भी सही है। जला जो गीत है वो बालक के समय, मैंने कहा बालक के जन्म के समय, तो ये गीत हो गया। ये जला गीत जो है ना, वर पक्ष का जो बारात जहां पर रुकती है उसका जो डेरा होता है, उस डेरे को देखने जाते समय ये गीत गाया जाता है, ये गीत गाया जाता है, इसको जान के। वर पक्ष जहां पर वर की, यानी कि जो बारात रुकती है उस डेरे पर, उसको देखने समय, जाते समय गीत गाया जाता है, तो ये गलत है। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें क्या है? सही है, ध्यान रखिएगा। किस प्रसिद्ध मांड गायिका ध्यान रखिएगा, को कला के क्षेत्र में योगदान देने के कारण 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? मांड गायिका के रूप में ध्यान रखिएगा, अल्लाह जिलाबाई, गंवरी बाई, उषा चौहान, मांगी बाई। 2 कैरेक्टर तो आपको, अल्लाह जिलाबाई ध्यान रखिएगा, बीकानेर, पधारो मारे देश, केसरिया बालम, पधारो मारा देश। इसको सर्वाधिक बार गाने का श्रेय किसको जाता है? अल्लाह जिल्लाबाई को ही जाता है। मांगी बाई, ये भी मांड गायिका के रूप में जाना जाता है, उदयपुर में। और कहते हैं इनके द्वारा प्रथम बार ये गीत गाया गया था, केसरिया बालम। लेकिन सर्वाधिक बार गाए जाने का श्रेय किसको जाता है? अल्लाह जिल्लाबाई को जाता है, ध्यान रखिएगा। बीकानेर के शासक थे कौन? गंगा सिंह के समय इन्होंने अपनी गायकी को प्रारंभ किया था। तो अल्लाह जिल्लाबाई
1982 पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इनका संबंध बीकानेर से। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा जीते पूछा गया है। कच्ची घोड़ी, घूमर, कथक और तेरा ताली। तो आपको बताना है कि राजस्थान में कौन सा नृत्य इन चार नृत्यों में से केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। यह कहां पर किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। विवाह के अवसर पर एक व्यावसायिक नृत्य के तौर पर इसको जाना जाता है। क्यों? ये इनकम के लिए जाना जाता है, व्यावसायिक नृत्य का इसको दर्जा दिया गया है। तो कच्ची घोड़ी इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के प्रमुख हैं? ध्यान रखिएगा, मांगी बाई और लक्ष्मण दास के बारे में पूछा गया है। कौन से नृत्य के? वालर नृत्य, तेरा ताली नृत्य, बवाई नृत्य या कच्ची घोड़ी नृत्य? तो ध्यान रखिएगा, मांगी बाई और लक्ष्मण दास, अभी अपने ने कहा ये तो पुरुष के साथ हो गया, फिर भी हो गया बवाई नृत्य। ध्यान रखिएगा, तेरा ताली नृत्य मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ के द्वारा किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण कलाकारों के तौर पर कौन? मांगी बाई और लक्ष्मण दास कावड़ को जाना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा याद रख सकते हो तो मोहिनी और नारायणी भी इसी नृत्य की, किसकी? इसी नृत्य की, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण कलाकार के तौर पर जाना जाता है। यह भी याद रख सकते हो आप। दो नाम और एक्स्ट्रा आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, निष्कलंक, पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? संप्रदाय के बारे में पूछा गया। और कौन सा संप्रदाय? निष्कलंक, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं हो, पवित्र और पाप। ध्यान रखिएगा। रामचरण दास जी, संत रानाबाई, नरसिंह नवलराम जी, संत माव जी। कौन से? संत माव जी के द्वारा निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, साथ साथ के अंदर इनका जो ग्रंथ है वो चोपड़ा नामक ग्रंथ इनका कहलाता है। चोपड़ा ग्रंथ इनका कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय भी और बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। कौन? संत मावजी। इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ का मेला कहा जाता है? राजस्थानी जनजातियों का, और किसकी बात की है? कुंभ के मेले के रूप में बात करिए। इसका मतलब महत्वपूर्ण मेला होगा तभी उसको कुंभ के मेले का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया है। देखते हैं, शीतला माता का मेला, ये तो चाकसू राजस्थान के अंदर जयपुर में पड़ता है। कपिल मुनि का मेला, ये ध्यान को पड़ता है बीकानेर के अंदर बढ़ता है। कार्तिक कर्णी माता का मेला आपको पता है, ये बीकानेर के देशनोक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बीकानेर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये भी बीकानेर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कोलायत में। ये आपको जयपुर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, बचा कौन सा? बेणेश्वर मेला। कौन सा? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर ये त्रिवेणी संगम के ऊपर लगने वाला मेला है। और ध्यान रखिएगा, माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। और इसी मेले को आदिवासियों का कुंभ का मेला कहा जाता है। बेणेश्वर धाम, कौन सा धाम? बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी संगम के ऊपर सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर यह मेला लगता है। कुंभ के मेले के रूप में जाना जाता है बेणेश्वर मेला। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को यह लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? डोल मेले की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा, डोल मेला 12 जिले के अंदर आयोजित होता है। किसमें? 12 जिले के अंदर आयोजित होता है। इसे श्रीजी मेले के रूप में भी जाना जाता है। इसको श्रीजी मेला भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये मेला कहीं ना कहीं आपको पता ही है, भाद्र शुक्ल एकादशी को ये मेला लगता है, इसको भी याद रखिएगा। भाद्र शुक्ल एकादशी को ये मेला लगता है, डोल मेला 12 के अंदर। इसे श्रीजी मेले के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इस तरह के प्रश्न कहीं ना कहीं आपको लगा ही देंगे कि ये कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम्स को देखकर ही इस तरह के क्वेश्चंस और ये पेपर तैयार किया गया, जिससे आपको पता लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में आएंगे। समुद्र लहर नामक लहरिया की बात की गई है। कहां पर रंगा जाता है? जयपुर के अंदर।
जोधपुर के अंदर, चित्तौड़ के अंदर या कोटा के अंदर। तो लहरियों के लिए ध्यान रखिएगा, जयपुर जिला फेमस माना जाता है। तो समुद्र लहर नामक लहरी है, कहां पर रंगा जाता है? जयपुर के अंदर रंगा जाता है। वैसे भी आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको पता ही है, ये सांगानेरी प्रिंट के लिए भी जाना, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, कौन सा? बगरू प्रिंट, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री, इन सभी के लिए आपको जयपुर जिले को जानना चाहिए। जयपुर इन दोनों सभी चीजों के लिए क्या है? फेमस या प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखिएगा। नवजात पुत्री, नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोमचा, पोमचा का मतलब होता है ओढ़नी, ओढ़नी दी जाती है। किस रंग की ओढ़नी दी जाती है अगर उसके पुत्री का जन्म होता है? गुलाबी, पीला, बैंगनी या नारंगी? तो ध्यान रखिएगा, जब पुत्री का जन्म होता है, नवजात बच्ची का जन्म होता है, तो मां को कौन से रंग का पोमचा दिया जाता है? गुलाबी रंग का। और अगर पुत्री की जगह पुत्र का जन्म होता है तो उसे पीले रंग का पोमचा भेंट किया जाता है या ओढ़नी उसको ओढ़ाई जाती है। समझ में आ गई बात? इसको ध्यान रखिएगा। राजा अजमल, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता के थे? तो लोक देवता, लोक देवियां आपके राजस्थान कल्चर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स है, ध्यान रखिएगा। और कई बार क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आता है, माता या पिता, पत्नी, घोड़ा, इस तरह के कुछ ना कुछ पूछ लेता है। वो हो सकता है किसी तरह का जन्म और वो तारीख और एकादशी ना पूछ करके इस तरह का पूछ ले। तो राजा अजमल, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी। तो ध्यान रखिएगा, राजा अजमल लोक देवता के रूप में किसके? रामदेव जी लोक देवता के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी माता का नाम भी ध्यान रखिएगा, इनकी माता का नाम मेणा दे, इसको भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इनके पिता का नाम ताहड़ जी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। राम कुंवरी इनकी माता के रूप में भी इनको जाना जाता है। धांधल जी इनके पिता के रूप में जाना जाता है, धांधल जी ध्यान रखिएगा। और पत्नी के रूप में कमला दे को जाना जाता है। सवाई देवनारायण जी की बात करें तो इनके पिताजी के रूप में सवाई भोज को माना जाता है, भोज। और सेडू इनकी माता के रूप में सेडू बाई को जाना जाता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए, किसी भी प्रकार के लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रामदेव जी से संबंधित कौन सा स्थान आपको नहीं मिलेगा? रुणेचा बिल्कुल, पोखरण 100%, मसूरिया जोधपुर बिल्कुल, बनेड़ा आपको देखने को मिलेगा, बनेड़ा भीलवाड़ा में, इसका रामदेव जी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा उड़ काश्मीर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा छोटा देवरा आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। इस तरीके से काफी सारे आपको इनके स्थल देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं है? तो डी नहीं है, बनेड़ा नहीं है, बाकी तीनों स्थल कहीं ना कहीं रामदेव जी से संबंधित हैं। तुरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? तुरताई माता को ध्यान रखिएगा, एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, शक्तिपीठ के रूप में इसको जाना जाता है। तो पूछा गया है गजलक्ष्मी के रूप में, महाकाली के रूप में, त्रिपुरा सुंदरी के रूप में, आवरी माता के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, तुरताई माता शक्तिपीठ के रूप में, त्रिपुरा सुंदरी के रूप में इनको जाना जाता है। आपको पता ही होगी, आपके एक सीएम है वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वो काफी ज्यादा इस मंदिर में शक्तिपीठ, क्योंकि ये शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, तो काफी सारे अपने कार्यक्रमों की शुरुआत यहीं से करती हैं। कहां से? त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर से जानी जाती हैं। तो वो शक्तिपीठ के रूप में कहीं ना कहीं उनको वहां से शक्ति कहीं ना कहीं प्राप्त होती है, इसीलिए वो उनमें विश्वास या उनकी आराधना करती हैं। ध्यान रखिएगा, लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है। लोक देवी और उनके स्थान जो है उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन है। शीला देवी आमेर, आई माता ओसिया, शीतला माता चाकसू, दधी माता गोट मंगलोद नागौर। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो ध्यान रखिएगा, शीतला माता आमेर बिल्कुल सही है, शीतला माता चाकसू जयपुर ये भी सही है, दधी माता गोट मंगलोद ये भी सही है। आई माता जो है वो ओसियां पड़ता तो जोधपुर में है,
लेकिन ओसिया में आई माता नहीं है। आई माता का जो संबंधित है वो बिलाड़ा, बिलाड़ा जोधपुर, ध्यान रखिएगा, बिलाड़ा जोधपुर से इनका संबंध है। और सिरवी राजपूत कौन से? सिरवी राजपूत की कुल देवी के रूप में इसको जाना जाता है, कुल देवी के रूप में इनको और कहते हैं इनके दीपक से केसर टपकता है, ऐसा माना जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आई माता इसमें गलत स्थान होगा। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? श्रावणी तीज, जिसको आप छोटी तीज कहते हो, जिसको आप हरियाली तीज कहते हो, ठीक है। कब होती है? श्रावण, श्रावण शुक्ल तीज से प्रारंभ होता है। तो तीज त्योहार, बावड़ी, लेबू डूबी, गणगौर, तो ध्यान रखिएगा, ये सुना होगा आपने। तो चतड़ा चौथ, गणगौर, हरियाली तीज मैंने आपको अभी बताया, शीतलाष्टमी आपको पता ही है। तो त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कैसे होता है? गणगौर से होता है, ध्यान रखिएगा। चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सी? गणगौर का त्योहार प्रारंभ होता है। तो गणगौर से ध्यान रखिएगा, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर से आपके त्योहार समाप्त हो जाते हैं राजस्थान के अंदर, ध्यान रखिएगा। चतड़ा चौथ मूल रूप से आपको पता ही है, चतड़ा चौथ गणेश चतुर्थी को कहा जाता है। और गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है आपको पता ही होगा, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। हरियाली तीज में आपको बता ही चुका हूं। शीतलाष्टमी भी ध्यान रखिएगा, शीतलाष्टमी अभी मैंने बताया था, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। कहां पर? चाकसू, जयपुर के अंदर, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मालव प्रदेश में राजपूतों की प्रचलित मारवाड़ी एक भाषा है, कौन सी? मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी। और मालव क्षेत्र में कौन से? मालव क्षेत्र जो आपको झालावाड़ वाला क्षेत्र दिखाई देता है, हाँ, वो वाले क्षेत्र के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाली बोली का क्या नाम है? मारवाड़ और मालवा से उत्पन्न होने वाली, तो मालवी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मालवी तो इसमें दे रखी है। मेवाड़ी, इससे कोई मतलब ही नहीं है, मेवाड़ी बिल्कुल अलग है। मेवाड़ी, मालड़ी कोई है ही नहीं। तो बसता कौन सा? रागड़ी, ध्यान रखिएगा। तो रागड़ी का उत्पन्न कहां से हुई है? रागड़ी माडवी प्लस ध्यान रखिएगा मालवी, जो मालव प्रदेश में बोली जाती थी, इन दोनों के मिश्रण से एक नई भाषा उत्पन्न हुई है जिसे रागड़ी के नाम से जाना जाता है। तो आपको अगर नहीं भी आता है तो अगर आप रिजेक्शन कर सकते हो, तो मालवी तो इसमें आ गया, ये रिजेक्शन हो गया, मालड़ी कुछ है ही नहीं। तीसरा, मेवाड़ी, मेवाड़ी अपने आप में स्वतंत्र है कहीं ना कहीं, भीली जाति के रूप में भीली बोली भी इसको बोला जाता है मेवाड़ में। तो बसता ही कौन सा? रागड़ी। तो आप इस तरीके से भी इसका आंसर कर सकते थे। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, बहुत जबरदस्त कवियत्री के रूप में इसको जाना जाता है भारतीय इतिहास में। इनके बारे में कौन सा कथन नहीं है, सही नहीं है? हिंदी और राजस्थानी भाषा में लेखन बिल्कुल किया। 1984 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1983 में अल्लाह जिल्लाबाई को किया गया था। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2013 में इनको दिया गया। 1972 से लेकर 1978 तक दौरान राज्यसभा की सदस्य के रूप में रही लक्ष्मी चूड़ावत, ध्यान रखिएगा। तो इनके बारे में आपको पूछा तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होगी, तभी ये क्वेश्चन दे पाए। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल आ गया, क्योंकि ईयर की बात आ गई। जब ईयर आ जाता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की संभावना होती है। तो देखिएगा, हिंदी और राजस्थानी लेखन 1984 में पद्मश्री राज्यसभा के सदस्य के रूप में नॉमिनेट की गई। राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको 2013 में नहीं 2012 में दिया गया था। बस ये इतनी सी माइनर सी मिस्टेक है जो बड़ी मुश्किल से पकड़ी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह का प्रश्न अगर आपको आता नहीं है तो आप इस तरह के प्रश्न को छोड़ भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह का अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इस तरह का प्रश्न ना करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। विजयदान देथा के बारे में सही कथन का चयन करिए। विजयदान देथा राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर माने जाते हैं। बिज्जी के नाम से इनको जाना जाता है, बिज्जी उपनाम से। जोधपुर, मारवाड़, बोरुंदा नामक एक जगह पर रूपायन संस्था का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, उन्हीं के बारे में है। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे। इनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई, बिल्कुल, चरणदास चोर। दूसरा, विजयदान देथा रूपायन संस्था, बिल्कुल, रूपायन संस्था भी मैंने बताया 1960, कहां पर? बोरुंदा।
के संस्थापक के रूप में रहे, तो दोनों की दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आपके पास में डिटेल अच्छी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं कथन क्या है, सही है, दोनों के दोनों सत्य हैं, ध्यान रखिएगा। इस चरणदास चोर जो है, हबीब तनवीर नामक साहित्यकार के द्वारा इनके जो कहानी इन्होंने लिखी थी उसका ट्रांसलेट करके इन्होंने चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में इन्होंने निमांत्रित करी थी, जिन्होंने चोर के बारे में एक कहानी बताई गई है। कौन सा युग्म असंगत है, असंगत युग्म के बारे में बताना है आपको। लक्ष्मी नारायण का मंदिर मंदिर है और एक जगह जिला है, दोनों में से आपको बताना असंगत कौन सा है। तो लक्ष्मी नारायण अलवर, वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही, रमा वैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर और समदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़। समदेश्वर मंदिर चित्तौड़, ये 4 मंदिरों के बारे में बता रखा है। तो ध्यान रखिएगा, वशिष्ठ जी का मंदिर बिल्कुल सिरोही के अंदर है, जहां से कहते हैं गुरु वशिष्ठ ने 4 जाति, कितनी 4 जाति अग्निकुंडीय सिद्धांत, कौन सा अग्निकुंडीय सिद्धांत के। वैकुंठनाथ जी का मंदिर बिल्कुल पुष्कर के अंदर है, बिल्कुल सही है। समदेश्वर मंदिर बिल्कुल चित्तौड़ के अंदर आपको देखने। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर अलवर में नहीं है, ध्यान रखिएगा, बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के। और लक्ष्मी नारायण जी को ये कि जो बीकानेर के जो शासक हैं वो अपने आप को इस मंदिर के दीवान के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी के दीवान के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मेवाड़ वाले हैं वैसे उसी तरीके से वो अपने को दीवान उनके रूप में और ये इनके रूप में अपने आप को दीवान के रूप में स्थापित करते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, राजस्थान के अंदर राजस्थानी लोकोक्तियां के बारे में भी आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक्स है, तो उससे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन हमारे पेपर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस में आपको देखने को मिलता है। तो आंख में ईख, फोग में जीरो, राजस्थानी कहावत का क्या अर्थ है? आंख, आंकड़े के अंदर ईख और फोग जो घास होती है उसके अंदर जीरा। इस कहानी का अर्थ क्या है? बेटे बिगड़ जाते हैं, खेत नहीं बिगड़ता, गलत। अपने हाथ से काम करने पर ही पूरा होता है, गलत। पूरे कुल में सज्जन व्यक्ति का जन्म, हाँ, पूरे कुल के अंदर सज्जन व्यक्ति का 20 गोले छिपकली की नाई, गलत। पूरे कुल के अंदर जब किसी सज्जन व्यक्ति का जन्म होता है, बुरे कुल के अंदर सज्जन व्यक्ति का जो जन्म होगा, यानी कि ऐसा कुल जिसमें लगभग सभी लोग खराब हो गए, अगर उसके अंदर कोई सज्जन ईमानदार का जन्म होता है, तब ये कहीं ना कहीं इसको स्थापित करती है कि आंकड़े के अंदर क्या आ गया? ईख। ईख का मतलब क्या होता है? गन्ना। और फोग, फोग घास के अंदर जीरा। जीरा कितना महत्वपूर्ण होता है और फोग बेकार होती है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है? बुरे के अंदर अच्छे, बुरे के अंदर अच्छे का मतलब बुरे कुल में सज्जन व्यक्ति का जन्म होना। इस कहावत का कहीं ना कहीं अर्थ आपको दिखाई देता है। अक्कल में खुदा पिछाणो, राजस्थानी मुहावरे का अर्थ है अक्कल के अंदर। अक्कल से मैंने किसको पहचाना? खुदा को पहचानो। अक्कल से खुदा को पहचानो, खुदा का मतलब ईश्वर को पहचानो। विश्वास अपनी छाया का भी नहीं, विश्वास देकर गला काटा नहीं। अर्थ बुरे कार्यों का नतीजा भी बुरा होता है, नहीं। वस्तु को बुद्धि से पहचानो। देखिए बुद्धि, अगर आप एक शब्द को भी पकड़ दोगे, इधर बुद्धि है और इधर क्या है? अक्ल, तो कहीं ना कहीं आपको एक ही अर्थ इसका दिखाई दे रहा है। कब हर चीज को किससे मेजर करना है? बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंसी से मेजर करना, वही करा। अक्ल से किसी भी चीज को पहचाना, बुद्धि से पहचानना है। जैसा दिख रहा है वैसा हो सकता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये कहते हैं ना, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, वो यही है, ध्यान रखिएगा। अक्ल में खुदा पहचानो, अक्ल से पहचानो किसी भी चीज को, बुद्धि से, ठीक है, इसको ध्यान। अगर अक्ल और बुद्धि से पहचानोगे तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं होगी गलत की। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अणदेखी ने देखो दोख, बिन गति ने मोख। अणदेखी ने दोख, बिन गति ने मोख। राजस्थानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सज्जन व्यक्ति सामर्थ्य पाकर विनम्र बनते हैं, दुष्ट व्यक्ति सामर्थ्य पाकर घमंडी बनते हैं। नहीं साहब, जो निरपराध पर दोष लगावे उसे गति या मोक्ष। अब देखिएगा, ये शब्द पकड़िए आप, गति, मोक्ष, क्योंकि मोक्ष को मोख कहेंगे राजस्थानी के अंदर। तो क्या है कि जो निरपराध पर, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई अपराध नहीं है और उस पर आप क्या लगाओगे? अगर आप दोष लगाओगे तो उससे किसी भी प्रकार की कोई गति या मोक्ष नहीं मिलेगा।
अगर किसी ईमानदार व्यक्ति के ऊपर आप जबरदस्ती अपराध के रूप में उसको साबित करने की कोशिश करोगे तो आपको किसी मोक्ष की या गति की प्राप्ति नहीं होती, सदगति नहीं मिलती है। ये वही कह रहा, अनदेखी न देख, जिसको देखा नहीं उसके ऊपर भी आप दोष लगा रहे हो, जो चीज देखी नहीं आप फिर भी वैसा बता रहे हो। दूसरा, बिन गति न मोक्ष, अगर गति आपको प्राप्त नहीं होगी तो मोक्ष आपको प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यही इसको कहीं ना कहीं सुशोभित करता है कि निरपराध व्यक्ति पर अगर आप दोष लगाओगे तो आपको किसी भी प्रकार की गति या मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो ये आज के पेपर का सॉल्यूशन था। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। आज की क्लास के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। वीआईपीएम से लगातार जुड़े रहें और आपकी सफलता कहीं ना कहीं वीआईपीएम आपकी क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। आज के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आप जल्दी ही आपसे पुनः मिलते हैं।